हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि व्हाट आर रियल नंबर्स। हम रियल नंबर्स कहते किसे हैं? रियल नंबर वो वाली वैल्यू होती है जिसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे नंबर आते हैं। नेचुरल नंबर्स भी रियल नंबर में आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। होल नंबर्स भी रियल नंबर्स में आएंगे जो 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। रैशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो भी रियल नंबर्स में आएंगे, और इरेशनल नंबर्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो भी, और इंटीजर्स यानी कि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स में आते हैं। तो चलिए आगे हम करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड जो है वो एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम है। डिवीजन मीन्स कि जे डिवीजन से रिलेटेड है। लेमा की जगह पर एल्गोरिदम वर्ड भी यूज किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको अनदर स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए हम यूज करते हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग अगर हमारे पास कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, तो वहां पर यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे q एंड r, सच दैट कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r। यहाँ पर a क्या है? दैट इज डिविडेंड, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, और b क्या है? डिवाइजर, जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है। q क्या है? दैट इज कोशेंट, और r क्या है? दैट इज रिमाइंडर। जो r की वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसकी वैल्यू b से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी, यानी कि जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर से छोटी होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, a इज इक्वल टू 44 एंड b इज इक्वल टू 5। सो b से हमें डिवाइड करना है और 44 हमारा क्या है? डिविडेंड है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 8 का 40, तो यहाँ पर 4 क्या आ गया हमारा? रिमाइंडर। तो जो 8 है वो किसकी वैल्यू है? दैट इज कोशेंट। तो इस लेमा के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिख सकते हैं? सो 44 को हम कैसे लिखेंगे? दैट इज 5 इंटू 8 प्लस 4। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हम HCF फाइंड आउट करेंगे 135 एंड 225 का। तो इसके लिए सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि किसको हमने डिवाइजर लेना है और किसको हमने डिविडेंड लेना है। उसके लिए जो बड़ा नंबर होगा उसको हम डिविडेंड लेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसको हम डिवाइजर लेंगे। सो 135 से हम डिवाइड करेंगे और 225 को हम डिविडेंड मानेंगे। जब हमने डिवाइड किया तो सबसे पहले रिमाइंडर हमारा 90 आ गया। उसके बाद जो हमारा पहले डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड मान लेंगे, और फिर से जब डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ जाता है 45। तो अगेन हमें क्या करना है? जो इससे पीछे हमारे पास रिमाइंडर था वो क्या बन जाएगा? अब डिविडेंड बन जाएगा। तो जब हमने डिवाइड किया इसको तब तक हमने कंटिन्यू करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 225 को कैसे लिखेंगे? 135 इंटू 1 प्लस 90 मीन्स, जैसे हमने पहले देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम कैसे लिखते हैं। और 135 को कैसे लिखेंगे? 90 इंटू 1 प्लस 45। तो 90 को कैसे लिखेंगे? 45 इंटू 2 प्लस 0 क्या आ जाएगा? रिमाइंडर। तो हम HCF कैसे निकालेंगे?
HCF का मतलब ये है कि जहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहां पर जो हमारा डिवाइजर होगा वही वैल्यू जो है वो HCF की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर विच इज ऑड that is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। यहाँ पर q क्या है, कोई इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव ऑड इंटीजर लेना है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं कि हमारा a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और यहाँ पर b की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6। तो हमने a को कैसे लिखना है, दैट कैन बी रिटन एज 6q प्लस आर। एज वी नो दैट कि जो r की वैल्यू है वो 0 हो सकती है, उससे बड़ी हो सकती है, लेकिन वो b की वैल्यू से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो 6 से कम होनी चाहिए। दैट मीन्स कि हमारी पॉसिबल वैल्यूज क्या आ गई r की, 0 से लेकर 5 तक, इससे बड़ा हम ले नहीं सकते। तो a को हम कैसे लिख सकते हैं, a को r की जगह पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमारे ये नंबर आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये पता है कि जो a है वो एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। दैट मीन्स यहाँ पर तो हमारे पास 6q प्लस 0 आ रहा है, 6q प्लस 2 आ रहा है, 6q प्लस 4 आ रहा है। तो ये तो हमारे पास वो नंबर्स आ जाएंगे जो 2 से डिविजिबल है, मीन्स कि ये कंसिडर नहीं किए जा सकते। तो इसलिए क्योंकि जब आप q की कोई भी वैल्यू इनमें पुट करके देखते हो तो जो आंसर आ जाएगा वो 2 से डिविजिबल होगा, मीन्स वो इवन आ जाएगा। इसलिए ऑड इंटीजर ही हमने लेने हैं, तो उनकी फॉर्म क्या आ जाएगी, जो हमारे बच गए हैं 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। तो यही हमने क्या करना था, शो करना था। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है दैट इज 1.2, यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है जो उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, जैसे हमने पहले भी किया होगा जो लोअर क्लासेस में एग्जाम्पल करते हैं। 156 को एक्सप्रेस करेंगे, प्राइम फैक्टर्स हैं जो उसकी प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो 156 के सबसे पहले आप फैक्टर्स निकाल लीजिए। तो 156 को कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 13। तो 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार, जिसकी वजह से हम 2 की पावर क्या लिख देंगे, 2, साथ में 3 और 13 वैसे ही आ जाएंगे। तो ऐसे हम प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। हमारे पास 3 नंबर्स दिए हुए हैं और उनका प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है जो उसको यूज करेंगे। तो कैसे इनके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे हम, देखिए 12 को हम कैसे लिखेंगे, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3, 15 को 3 क्रॉस 5, 21 को 3 क्रॉस 7। तो यहाँ पर 2 अगर 2 बार आया है तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि जो इनमें कॉमन भी होना चाहिए और उसकी पावर जो है वो हमने सबसे कम लेनी है। तो 3 की पावर वैसे ही 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 3 ही इसका एचसीएफ आ जाएगा। अगर हमने एलसीएम कैलकुलेट करना है तो जो भी हमारे पास इनमें कॉमन फैक्टर है वो तो आएगा, उसके अलावा जो बाकी के फैक्टर्स होंगे वो भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो एलसीएम जब निकालेंगे, एक तो 3 इसका कॉमन फैक्टर आ गया और उसके अलावा जो हमारे पास बचे हुए नंबर थे उनको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा आंसर आ जाएगा 420। तो नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं a एंड b, अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ में आपस में रिलेशन क्या है। अगर हम 2 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, जो भी हमने नंबर्स लिए हैं। तो इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं।
हमें दो नंबर्स गिवन है जिनका HCF की वैल्यू 9 है और LCM हमें फाइंड आउट करना है। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। HCF की जगह पर हम 9 वैल्यू पुट कर देंगे और LCM हमें निकालना है। यहाँ पर वही दोनों नंबर हैं जो उनकी प्रोडक्ट आ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। तो LCM निकालेंगे, 9 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा इतना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमें HCF दिया था और हमने LCM निकालना था। सिमिलरली हो सकता है हमें LCM दिया हो और हमें HCF निकालने के लिए कह दें, तो अगर HCF निकालना है तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे LCM की वैल्यूज से। तो जैसे यहाँ हम इन दोनों फॉर्म्स में लिख सकते हैं, HCF निकालना है तो प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे LCM से, LCM निकालना है तो प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे HCF से। चलिए नेक्स्ट हमने चेक करना है कि 6 पावर n जो है क्या उसका एंड जो है वो 0 डिजिट से हो सकता है अगर हमारे पास n कोई भी अननेचुरल नंबर है तो सबसे पहले तो देखो कि 6 पावर n जो है उसका अगर एंड 0 से करना है दैट मीन्स कि वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट? तभी उसका एंड 0 डिजिट से होगा। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 क्रॉस 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर हम 6 पावर n की बात करें तो अगर उसके प्राइम फैक्टर्स हम बना के देखें तो वो आ जाएंगे, 6 को हमने लिख दिया 2 क्रॉस 3 की फॉर्म में, पावर आ गई हमारे पास n, तो 2 पावर n क्रॉस 3 पावर n मीन्स जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास कौन से प्राइम नंबर्स आ गए, 2 and 3, जबकि हमें चाहिए क्या थे, 2 and 5, तो 5 तो यहाँ पर नहीं आया। दैट मीन्स हम 6 पावर n को 0 डिजिट से एंड नहीं कर सकते किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं 1.3, जिसको स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, कब हम किसी भी नंबर को इरेशनल कह सकते हैं। तो एक तो हमने कहा था कि वो P/Q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो भी करेंगे। कोई भी जो नंबर है अगर वो इरेशनल है तो तभी होगा अगर उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होगी या फिर नॉन रिपीटिंग होगी। तो इसे हम एग्जाम्पल से करते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि अगर और क्या डेफिनेशन हो सकती है, कोई भी नंबर है जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते किस फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पर जो Q है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए और P और Q जो है वो इंटीजर वैल्यूज हैं, तभी वो इरेशनल नंबर कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, हमें ये देखना है कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.150, देन 1500, देन 15000, तो सेम नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से इसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिपीटिंग कहेंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं। इसकी कैटेगरी क्या आ जाएगी, इरेशनल नंबर आ जाएगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ज्यादातर हम जो भी स्क्वायर रूट वाले टर्म्स लेते हैं उनको हम इरेशनल में कंसिडर करते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि जो भी हमने अंडर रूट में, रूट के अंदर जो भी हमने नंबर लिया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा दैट मीन्स कि उसका आंसर तो रैशनल आ जाएगा, तो वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर अगर हम रूट 144 की बात करें तो आंसर 12 आ जाएगा, बिकॉज 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसकी वजह से ये रैशनल नंबर होगा। नेक्स्ट है जैसे √2, जिसकी वैल्यू आपने पहले भी यूज की होगी, वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1.41421, तो ऐसे ही आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रिपीट नहीं हो रहा है, 4 1 है, देन 4 2 है, 1 3 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो चलिए, आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
प्रूव करना है कि जो रूट 5 है दैट इज इरेशनल नंबर। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हमें ये मान के चलेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है, बाद में हम कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। मैं करवाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमने यही एज्यूम करना है कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। वी नो दैट कि अगर कोई रैशनल नंबर है तो उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं। या तो आप कह सकते हो कि रूट 5 इज इक्वल टू, जैसे मैंने कहा पहले कि p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू नॉन जीरो होना चाहिए। ऐसे ही हम a और b भी यूज कर सकते हैं, तो इसको हम a अपॉन b की फॉर्म में लिखेंगे। a एंड b जो है वो को प्राइम होने चाहिए। दैट मीन्स कि उनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रूट 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू a आ गया। देन हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो इसकी स्क्वायरिंग करोगे कितना आ जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो a स्क्वायर है दैट इज डिविजिबल बाय 5। या कह सकते हो कि अगर a का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ। हमारे पास 64 है, जिसको हम 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जो 64 है, जो 8 का स्क्वायर है, दैट इज डिविजिबल बाय 4, राइट। तो सिमिलरली अगर मैं इसी को, मतलब हमने a स्क्वायर लिया है, तो अगर मैं यहाँ पर 8 भी कह दूं तो 8 भी 4 से क्या है, डिविजिबल है। यानी a की वैल्यू भी 4 से क्या है, डिविजिबल है। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू आएगी। यहाँ पर तो हमें पता है कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, राइट। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर इसी को अप्लाई करेंगे कि हमारे पास जो a है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। c यहाँ पर कोई इंटीजर वैल्यू है, देन ये a की जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 5b स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 5c होल स्क्वायर के। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर जो है दैट इज डिविजिबल बाय 5। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो b है दैट इज डिविजिबल बाय 5। तो हमने माना तो ये था कि a और b तो को प्राइम है, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा 5 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है, जो 5 है वो b को भी डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स 5 तो उनमें एक कॉमन फैक्टर आ गया, राइट। तो इसका मतलब जो हमने माना था वो क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। सो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। कॉन्ट्राडिक्शन उसी को कहते हैं हम, जो हमने माना था वो रॉन्ग प्रूफ हो गया। हमने माना था वो रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चला कि जो रूट 5 है दैट इज अ इरेशनल नंबर। तो इससे आगे करते हैं, कब हम डेसिमल एक्सप्रेशन को टर्मिनेटिंग कहेंगे, कब हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। तो कोई भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर है दैट इज ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, और उसको हम टर्मिनेटिंग कब कहते हैं, जब जो डिनोमिनेटर है उसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो अगर उसकी फॉर्म 2 पावर n इंटू 5 पावर m की फॉर्म में है, तो फिर यहाँ पर n और m जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हमने लेने हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी। लेकिन अगर हम जो डिनोमिनेटर है दैट इज क्यू है उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में अगर हम नहीं लिख सकते 2 पावर n 5 पावर m, देन जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगी वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। तो इसकी एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा आपको। 1.4 एक्सरसाइज है हमारी। तो बिना एक्चुअल में लॉन्ग डिवीजन को हमने परफॉर्म किए ये बताना है कि यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमने नंबर ले लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, उसके फैक्टर्स जैसे हम लिखते हैं वैसे लिख लिए, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ डिनोमिनेटर की ही बात करेंगे। डिनोमिनेटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 75 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है जब हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वहां पर 2 और 5 आने चाहिए थे, लेकिन उसके अलावा
यहाँ पर 3 एंड 5 आ रहे हैं, मीन्स कि 3 भी आ रहा है, जिसकी वजह से हम इसको टर्मिनेटिंग में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन है, और कैसे हम इसको लिखेंगे? सबसे पहले है 13/1325, तो इसे कैसे करेंगे? 13/3125। यहाँ पर जो 3125 है उसको आप 5 की पावर 5 की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, बिकॉज जो हमारा डिनोमिनेटर था उसको हमने कैसे लिख लिया? प्रोडक्ट की फॉर्म में। जैसे मैंने कहा कि 2 पावर n और 5 पावर m आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पर हमारे पास 2 है नहीं, लेकिन हम 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? हमने यही कहा था कि n और m नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। तो अगर इसी के साथ में हमें ये पूछ लें कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस इट विल टर्मिनेट, तो हम इसको कैसे करेंगे? तो जो हमारे पास ये टर्म है उसका जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है 5 की पावर 5 है, तो उसी के साथ हमें पता है कि यहाँ पर 2 नहीं है, तो हमने अपनी ओर से 2 की पावर भी सेम ही लेनी है और उससे नीचे भी मल्टीप्लाई करना है, ऊपर भी करना है, राइट? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, तो 5 और 2 कंबाइन कर जाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, उसकी पावर 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद 1 2 3 4 5, जब हमने यहाँ पर डेसिमल लगाया तो हमें ये पता चला कि ये कितनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट करेगा? 5 प्लेसेस के बाद, मीन्स कि इसके बाद ये रिपीट होगा दोबारा से। इससे आगे लिखेंगे तो 00416 ही हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। तो 17/8 है, जैसे यहाँ पर भी हम 17/2 का क्यूब लिख सकते हैं 8 को, राइट? तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, बिकॉज इसको भी हमने उसी फॉर्म में डिनोमिनेटर को लिख दिया 2 पावर n इंटू 5 पावर m। लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, तो हमें 5 खुद लिखना होगा। जब 5 खुद लिखेंगे तो उसकी कितनी पावर लेंगे? जितनी 2 की पावर है, दैट मीन्स कि 5 की पावर 3 लेंगे, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 आ गई, जो मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। सो ये 10 आ जाएगा, 10 की 3 पावर आ जाएगी, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, और इसमें हम देख रहे हैं कि पहले से फैक्टर्स तो बने हुए हैं डिनोमिनेटर के, लेकिन 2 और 5 के अलावा एक चीज हमारे पास और आ गई, दैट इज 7 पावर 5। दैट मीन्स ये टर्मिनेटिंग होगा? नो, इट इज नॉट टर्मिनेटिंग, बिकॉज 2 और 5 के अलावा यहाँ पर 7 आ गया डिनोमिनेटर में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।